ये चैप्टर आप देख रहे हो यहाँ पे जिसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है हाइड्रोस्टैटिक्स। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। जी हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, क्योंकि इससे पहले आपने जो स्टडी किया होगा वो चैप्टर रहा है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स, जो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब हाइड्रो मतलब होता है फ्लूइड, और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। मतलब फ्लूइड अगर रेस्ट में है जिसमें स्टडी करते हो तो वो बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर इसी में यहाँ पे अगर मोशन में होता है तो जिस तरह से चार्ज के बारे में आप स्टडी करते हो कि चार्ज अगर कोई भी पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है, और अगर चार्ज मोशन में होता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि अगर वाटर रेस्ट में है तो उसको हाइड्रोस्टैटिक्स, और अगर वाटर मोशन में है, लिक्विड मोशन में है, फ्लूइड मोशन में है तो उसको हाइड्रोडायनेमिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उसको बोला जाता है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कि हमें क्या स्टडी करना है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको स्टडी करने में। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंट्रोडक्शन, अगर मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूं, हाइड्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दूं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने स्टडी भी किया होगा। वो कौन कौन से 3 स्टेट्स होते हैं? तो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं? जैसे पहला मैंने बताया आपको, सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। अब सॉलिड के बारे में अगर वो आपसे बात की जाए, तो सॉलिड के बारे में आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आपको यही बताओगे आपकी सॉलिड जो है ये एक फिक्स सेफ का होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है। इवन इफ अ लार्ज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। द लिक्विड एंड गैस, सर लिक्विड और स्क्रीन नहीं गैस, दिख इन रही। दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं, लिक्विड और गैस के बारे में, तो ये बता सकते हो आप, दे डू नॉट हैव देयर ओन सेफ एंड टेक द सेफ ऑफ कंटेनिंग वेसल्स। जो भी वेसल्स, जो भी सर बर्तन आप, जो भी कंटेनर आप लेते हो, वो उसी के सेफ साइज का हो जाता है। Due to this reason, the liquid and gases have the ability to flow under the action of external force. Hence, liquid and gases सर are called fluid. क्यों fluid बोला जाता है? Because they can flow. जब भी आप कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई करते हो तो ये क्या करना शुरू करता है? ये फ्लो करना शुरू कर देता है। एंड यू नो, हाइड्रोस्टैटिक्स को अगर डिफाइन किया जाए तो हाइड्रोस्टैटिक्स को आप डिफाइन कैसे करोगे? तो सवाल यहाँ पे आता है कि डिफाइन, इसकी डिफिनेशन कैसे होगी? तो देखिए, मैं इसकी डिफिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको जा रहा हूँ इसको डिफाइन करने के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of properties सर of fluids at rest is called
hydrostatics. That means the branch of physics which deals with the study of properties of fluid. जो properties of fluid की study करोगे rest के केस में उसको बोला जाएगा hydrostatics. इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे various aspects of hydrostatics including pressure and surface tension. सारी चीजों के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाएगा. लेकिन सबसे पहले जैसे आता है हमारे पास कि आपसे पूछा जाता है आइडियल फ्लूइड. तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? देखेंगे बेटा इसको आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं. तो देखिए एक ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, इस तरह के फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड बोला जाता है. तो देखिए इनकम्प्रेसिबल आपने सिर्फ बोल दिया कि इनकम्प्रेसिबल जो होगा वो एक आइडियल फ्लूइड होती है. क्या इसका मतलब होता है वो देखेंगे. दिस मीन्स दैट if a force is applied on an ideal fluid, तो फ्लूइड में क्या चेंजेस आएगा? There will be no change in its volume. There will be, जैसे कोई लिक्विड है तो लिक्विड जैसे कि वाटर हो और नियरली आइडियल फ्लूइड, नियरली नॉट एग्जैक्टली, नियरली आइडियल फ्लूइड, ये बिल्कुल एक आइडियल फ्लूइड की तरह होता है. हाउएवर तो देखेंगे बेटा यहाँ पे जैसे लिक्विड जो है यहाँ पे ये लगभग जो जैसे वाटर के बारे में मैंने बोला वो ऑलमोस्ट आइडियल तो होता है, परफेक्टली नहीं होता जैसा मैंने आपको बताया भी था. लेकिन जब मैं गैस की बात करता हूं तो हाउएवर गैसेस, जैसे एग्जांपल अगर आप गैस के लिए लेते हो तो जैसे एयर की मैं बात कर लूं तो एयर आर नॉट आइडियल फ्लूइड, ये आइडियल फ्लूइड नहीं है. तो क्यों नहीं आइडियल फ्लूइड है? तो उसके पीछे कारण क्या है? तो बिकॉज दे कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, है ना, ये कंप्रेस्ड हो जाता है. अब सिंपल सा एग्जांपल देख लो, एलपीजी है जैसे, वो कंप्रेस्ड हो जाता है. तो इस चैप्टर में यहाँ पे हम लोग किसके लिए पढ़ना है, हमें किसकी स्टडी करनी है? तो आइडियल फ्लूइड की, लिक्विड की, है ना, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है. देखिए इसमें कुछ चीज मार्क करने वाली बात है जो लिक्विड एट रेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं. इसमें क्या होता है, फोर्स जो एक्सर्ट होता है लिक्विड पे बाय द लिक्विड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस. कोई भी लिक्विड जो फोर्स लगाती है सरफेस पे वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है जिसके कांटेक्ट में वो लिक्विड होती है. और ये भी जानना जरूरी है, द सरफेस इन कांटेक्ट with the liquid may be solid surface, जैसे कि एग्जाम्पल है बॉटम ऑफ वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल, और लिक्विड सरफेस. तो देखिए यहां पे इस चीज को समझेंगे, पॉइंट वाइज इसको समझा जा सकता है. पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, लिक्विड इन कांटेक्ट विथ सॉलिड सरफेस. Consider a liquid at rest in a vessel in figure. Then force exerted by the liquid at each point on the bottom or the wall is perpendicular to the surface at that point. To prove this fact, consider a point O at the bottom of the vessel. Consider this is a vessel and
a point O is at this position at the bottom of the vessel, then suppose for a moment that force F exerted by the liquid at this point O is not perpendicular to bottom. सबसे पहले आप यही कंसीडर कर लो कि ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है। तो मैंने ऊपर हमें ये देखना था कि परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन लगता भी है परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे आप क्या कंसीडर कर रहे हो कि इस O पॉइंट पे फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फोर्स है F, दिस मेक्स एन एंगल, कुछ एंगल यहाँ पे ये बनाएगा, तो वो एंगल बन रही है मान लो थीटा। तो थीटा विद द बॉटम, विद द हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल के साथ अगर ये फोर्स बन रहा है तो इसके कंपोनेंट यहाँ पे ब्रेक होंगे। कंपोनेंट कौन कौन सा होगा वो देख लेगा। तो एक कंपोनेंट जो हॉरिजेंटल के साथ होगा वो होगा F cos थीटा। तो इस तरफ का कंपोनेंट F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट, जैसे कि आप कंपोनेंट ब्रेक करते थे वेक्टर में, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ये होगा आपका F sin थीटा। इस तरह से आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक तरह से आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, द सरफेस एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा तो देखो क्या होगा। अगर ये फोर्स आपका यहाँ पे इस जगह पे F लग रहा है तो दूसरी जगह पे क्या लगेगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स R लगेगा। दैट मीन्स इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स R विल बी इक्वल टू द F। मतलब द रिएक्शन R क्या है, R एक रिएक्शन फोर्स है, ये एक रिएक्शन फोर्स है। दिस वन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स F, और इस F का दो कंपोनेंट है आपके पास। F का दो कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो देखिए F का दो कंपोनेंट आपने देखा यहाँ पे, एक है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और दूसरा है आपका कौन सा, दूसरा है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो दूसरा है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को आप किससे लिख रहे हो, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास यहाँ पे था F cos थीटा, तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट F cos थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस वन इज F cos थीटा। उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका है F sin थीटा, तो ये F sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट F cos थीटा would cause the liquid to flow which contradict our original assumption। क्योंकि लिक्विड आपका फ्लो हो नहीं रहा तो इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इस क्योंकि लिक्विड आपका क्या है, लिक्विड इज एट रेस्ट, तो लिक्विड अगर रेस्ट में है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का कोई सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि दिस F cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब इसके कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं बन रहा क्योंकि ये रेस्ट में है। और F cos थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगी। cos 90 डिग्री जो होती है आपकी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो cos 90 की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये भी तो जीरो हो जाएगा ना। तो F cos 90 अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा जीरो। Similarly, the force exerted by the liquid is perpendicular to any point of the surface of the container in contact with it. Therefore, अब सिर्फ इस पे अगर ये कैंसिल हो गया तो अब कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ यही तो लग रहा है ना। तो therefore, liquid at rest always exert normal force on the solid surface, जो कि O पॉइंट आपको दिखा रहा है।
ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं therefore a liquid at rest always exerts a normal force on the solid surface in contact with it. लिक्विड इन कांटेक्ट विथ लिक्विड सरफेस। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था लिक्विड इन कांटेक्ट विथ सॉलिड सरफेस। अब इस केस में मान लो कि जो पॉइंट ओ हमने इससे पहले कंसीडर किया था, इस केस में मैं पॉइंट ओ लिक्विड में ही कंसीडर करूंगा। इससे पहले मैंने पॉइंट ओ इस पोजीशन पे कंसीडर किया हुआ था, आपको अगर याद होगा अपने प्रीवियस वाले पार्ट में। तो ये पॉइंट यहाँ पे अगर आपके पास ओ पॉइंट है तो इसमें कैसे फोर्स लिक्विड पे किस तरह का फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि फोर्स इस पॉइंट ओ पे क्या लगना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए सरफेस ऑफ इन कांटेक्ट विथ ओ, जो भी ओ के कांटेक्ट में होंगे उसके साथ परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो सपोज दिस वेयर नॉट ट्रू and the force at point O acts making an angle theta। perpendicular force तो लगेगा, लेकिन अभी हमने मान लिया कि ये perpendicular नहीं लग रहा, ये force जो है F force लगा रहा है। ठीक है, ये कौन सा force लग रहा है? F force लग रहा है जो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल ये क्या एंगल बना रहा है, तो सरफेस के पैरेलल ये जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। तो ये देखो आप लिक्विड का सरफेस जो है उस इस डायरेक्शन में, ये इसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों अलग अलग होगा। जो इस तरफ होगा वो होगा एफ कॉस थीटा और इस तरफ जो होगा वो होगा एफ साइन थीटा। दो अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे अपने इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, जो एफ है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एफ कॉस थीटा लगा रहा है और दूसरी तरफ ये लगा रहा है एफ साइन थीटा। तो अब ये चूंकि लिक्विड, फिर से मैं बोलूं कि लिक्विड फ्लो तो हो नहीं रहा, तो लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है जो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए एफ कॉस थीटा की, वो क्या होनी चाहिए, तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 कहने का मतलब थीटा कब होगा, ये जब 90 डिग्री का होगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ इस एक्सप्लेनेशन से कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा वुड cause the liquid to flow, which contradict our original assumption that the liquid is at rest. Therefore, f cos theta equal to 0, and so this will be possible only when theta equal to 90 degree. तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन आती है वो ये है, thus the forces acting on a liquid at rest are always perpendicular to the किसके किसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड।
कब? जब ये मामला लिक्विड इन कांटेक्ट विद लिक्विड का होगा। इनफैक्ट लिक्विड इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस की बात जब मैंने की थी तो वहां पे भी मैंने बोला था लिक्विड वहां पे लिक्विड एट रेस्ट ऑलवेज एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन द लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट विद इट। तो वहां पे भी वो परपेंडिकुलर था, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है। अगला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड क्या होता है? थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इसको देखेंगे। देखिए, वी हैव सीन दैट लिक्विड एट रेस्ट ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। जैसा कि हमने इससे पहले स्टेटमेंट में देख लिया है, द सरफेस मे बी द बॉटम और वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, चाहे बॉटम हो जैसा कि हमने बॉटम में लिया था, या वॉल भी हो। इस तरह का अगर कंटेनर है तो कंटेनर में चाहे आप बॉटम, इसका बॉटम को कंसीडर कर लो, यहाँ पर का सरफेस ले लो या इस जगह का सरफेस ले लो, तो इस पे हमेशा फोर्स क्या लगना है? फोर्स दोनों ही हाल में परपेंडिकुलर ही लगना है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे बॉडी इमर्ज्ड इन द लिक्विड, जो बॉडी इमर्ज की हुई होगी लिक्विड में, उस पे भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। The total perpendicular force exerted by a liquid at rest on a surface in contact with it is called thrust of the liquid on that surface. तो total perpendicular force जो लग रहा है, जो लिक्विड लगा रही है, जो बॉडी आपने ली हुई है, जो लिक्विड रेस्ट में है, उसमें अगर आपने बॉडी इमर्ज करके ली हुई है या कोई भी बॉडी है या तो आपने लिक्विड को उस कंटेनर में लिया हुआ है, दोनों ही हाल में क्या लगता है? जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर फोर्स, उस लिक्विड के कांटेक्ट में जो रहता है उस पर जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, जो उस सरफेस के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने ड्रॉ किया था एक कंटेनर और मैंने बोला कि देखो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो तो लिक्विड, मान लो ये लिक्विड से पूरा भरा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पे भी फोर्स क्या लगेगा? परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर लिक्विड यहाँ पे आप कंसीडर करोगे, जैसे ओ पॉइंट इससे पहले यहाँ पे लिया था, अगर एम पॉइंट में हम यहाँ पे लेता हूँ तो इस पे भी फोर्स कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर। इस तरह का फोर्स लगता है। चूंकि जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है, तो ये एक तरह का फोर्स है और फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट जो है न्यूटन लिखा हुआ है। और जहाँ तक डायमेंशनल फार्मूला की बात है, तो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा इसका थ्रस्ट का, वो होगा जो फोर्स का होता है mL/T-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। What about pressure? Pressure of the liquid. प्रेशर तो ऐसे और बड़े ऑब्जेक्ट पे जैसे सॉलिड पे, गैस पे, सब पे लगते हैं। तो लिक्विड के लिए बात की जाए तो लिक्विड में जैसा हमने देखा, अभी यहाँ पे डिस्कस भी किया आपके साथ, कि ये क्या लगाता है? नॉर्मल फोर्स, जो किसको आप थ्रस्ट बोलते हो, exerted by liquid at rest on a unit area of the surface in contact with it is called pressure of the liquid on the surface. अगर F कोई फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स exerted by a liquid on the surface जिसकी एरिया A हो, then the pressure of the liquid will be represented by P equal to F by। तो नेचुरल सी बात है, जो इसकी यूनिट है न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोला जाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। और यहाँ पे भी जब यहाँ तक कि इसकी डायमेंशनल फार्मूला का सवाल है, तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने कर भी लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ। डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर के लिए होगा mL-1 T/2। ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप नोट कर सकते हो, मार्केबल पॉइंट है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो लिक्विड रेस्ट में है उसमें जो प्रेशर लगता है किसी भी पॉइंट पे, वो हर डायरेक्शन में इक्वली लगता है, ऑल डायरेक्शंस में।
Therefore, it makes no sense to associate direction with pressure. आगे भी इसके बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो किसी भी कंटेनर में, मान लो कि ये एक कंटेनर ले लिया और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ले लिया तो ये चीज़ आप मान के चलो कि इस पे जो प्रेशर लगेगा हर तरफ से हर डायरेक्शन में, वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली लगेगा, इक्वली हर तरफ से इस तरह से हर डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो हर डायरेक्शन से इसमें लग रहा है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर इज पर्टिकुलरली यूजफुल एक डीलिंग विद द लिक्विड एंड गैसेस, इसलिए यहाँ पे प्रेशर को आप डिस्कस करते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बात की जाती है लिक्विड की तो आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे कोई डिफिनिट शेप और साइज वॉल्यूम तो है नहीं, तो ऐसे केस में इट इज कन्वीनियंट टू यूज द क्वांटिटीज प्रेशर एंड डेंसिटी रेदर देन फोर्स एंड मास। ठीक है, लेकिन जब आप जब आप स्टडी कर रहे हो हाइड्रोस्टैटिक्स की, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स के लिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर की। जैसा कि आप जान चुके हो प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। और प्रेशर की जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं। अगर मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल यूजेस की बात कर लूँ तो बहुत ही फेमस, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, तो नेल एंड पिन्स हैव पॉइंटेड एंड्स। जो नेल और पिन्स होते हैं उसकी जो एंड होती है पॉइंटेड होती है। क्यों होती है, तो वो तो आपको पता है कि वो इसलिए होती है कि शार्प होगा तो उसकी एरिया कम होगी, और एरिया अगर मिनिमम होगी तो प्रेशर, एरिया जितनी कम होगी उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। बिकॉज स्मॉल फोर्स ऑन द हेड ऑफ अ पिन or nail will exert considerable pressure to drive it into the surface easily. That's why nails and pins pointed ends. Okay? अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात कर लूँ, सेकेंड एप्लीकेशन की बात करूँ प्रेशर के लिए, तो वाइड वुडन और कॉन्क्रीट स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में आपने देखा होगा इस तरह के जो है एक वाइड सीमेंटेड या पहले वुडन ये लगा करते थे। तो ये क्यों लगते हैं, तो ताकि इसकी एरिया अगर ज़्यादा होगी तो ट्रैक जो आप लगाते हो ना, इसके ऊपर जो ट्रैक लगी होती है रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक अंदर की तरफ इसकी प्रेशर कम हो जाए। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट द एरिया ओवर विच द वेट ऑफ अ ट्रेन एक्ट इज इंक्रीज्ड, एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू रेलवे ट्रैक। तो ये दूसरा पॉइंट आपका था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाइड वुडन, और आजकल तो सीमेंटेड होती है लेकिन पहले वुडन होती थी, वुडन और कंक्रीट स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक। ओके, नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन जो आती है थर्ड, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो है बिल्डिंग हैव वाइड फाउंडेशन। जो बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है वो भी वाइड होती है। क्यों होती है, तो बिकॉज ऑफ वाइड फाउंडेशन द एरिया ओवर विच द वेट ऑफ द बिल्डिंग एक्ट्स इज इंक्रीज। अगर आपको यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है इस तरह की, आपने मान लो एक सिंपल सी बिल्डिंग बनाई है, तो इसकी फाउंडेशन को है थोड़ा वाइड कर दी जाती है ताकि ये जो है नीचे की तरफ इसका फोर्स मिनिमाइज हो जाए, और दिस रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्ट बाय द बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन। एंड द फोर्थ और लास्ट पॉइंट इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन रोड
covered with pebbles having sharp edges. क्योंकि sharp edge pebble have a very small area, therefore the weight of the body exert considerable pressure on the pebbles through the feet, and the pebble exert equal reaction on the feet. For this reason, it is painful to walk barefooted on pebbles. Okay,